हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर टॉपिक में आप सभी का वेलकम है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर टॉपिक है मलेरिया, जो कि कक्षा 12वीं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में अपने को मलेरिया के बचाव, उसके लक्षण तथा उसके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करना है। तो बिना किसी समय गंवाए आज हम स्टार्ट करते हैं मलेरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा होगा वर्ल्ड मलेरिया डे, जो कि हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मलेरिया होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे बॉडी में हर प्रकार से कुछ न कुछ परजीवी पाए जाते हैं। सेम टाइप से एक परजीवी जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल परजीवी होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। क्या परजीवी? प्लाज्मोडियम परजीवी, जो सबसे बड़ा घातक परजीवी होता है। यही वो परजीवी होता है जो एक मच्छर से फैलाया जाता है, जिसका नाम होता है फीमेल एनाफिलीज या मादा एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। और इसी मॉस्क्यूटो के काटने के कारण मनुष्य के अंदर ये परजीवी प्रवेश करता है और मनुष्य को ही मलेरिया डिसीज कॉज कराता है। तो कौन-कौन से परजीवी हैं? सबसे पहले मलेरिया एक गंभीर मच्छर जनित संक्रामक रोग होती है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है, और इस संक्रमित रोग को फैलाने का काम करता है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर, जो मनुष्य के शरीर को जब बाइट करती है, काटती है, तो उसके साथ वो अपने परजीवी को भी मनुष्य के शरीर में छोड़ देती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि मलेरिया के क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हर एक रोग का एक विशेष लक्षण होता है जो कि कॉमन होता है। तो मलेरिया के भी कुछ लक्षण हैं। पहला लक्षण का नाम है थकान होना। शरीर में थकान होगा। दूसरा, तेज ठंड लगना, उल्टी, मतली दस्त होना, बुखार आना, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द होना, ये सब कॉमन लक्षण है मलेरिया के दौरान। इसके अलावा बहुत कुछ लक्षण होते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे बहुत सारे नेट्स में। देन आते हैं हम मलेरिया के जीवन चक्र में। यहाँ पे आपको स्लाइड में कुछ डायग्राम शो हो रहा होगा। ये मलेरिया के जीवन चक्र का डायग्राम है, जिसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो मलेरिया परजीवी की खोज का श्रेय डॉक्टर अल्फोंस लेवरन को जाता है। कौन है? डॉक्टर अल्फोंस लेवरन। जबकि जिन्होंने क्या किया था, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के बारे में खोजा था। जबकि मलेरिया में जो मच्छर की भूमिका होती है, जिसको हम लोग फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो बोल रहे हैं, उसके बारे में किसने बताया है? तो उसके बारे में एक साइंटिस्ट हैं जिनको कहा जाता है सर रोनाल्ड रॉस। कौन? सर रोनाल्ड रॉस, जिनके बारे में लगातार क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इनको मलेरिया परजीवी मादा एनाफिलीज मॉस्क्यूटो की खोज के बारे में जाना जाता है, और इन्हीं के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो परजीवी की खोज की थी अल्फोंस लेवरन ने, जबकि उसके वेक्टर, जिसको हम लोग मादा एनाफिलीज मॉस्क्यूटो बोलते हैं, इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देन हम आते हैं परजीवी के बारे में। तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी का नाम होता है, सॉरी, प्लाज्मोडियम एक मलेरिया का परजीवी होता है जो कि वाहक मादा एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलाया जाता है। साथ ही साथ जो मलेरिया होता है वो हमारे ब्लड सेल तथा आरबीसी या लिवर को अफेक्ट डालता है। अब आते हैं मलेरिया के जीवन चक्र में। तो मलेरिया के जीवन चक्र 2 चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें से पहला चरण होता है या पहला पोषक होता है ह्यूमन बॉडी, जबकि दूसरा पोषक होता है मॉस्क्यूटो या मच्छर। जिसमें से पहला पोषक जो होता है वो अलैंगिक अवस्था होती है, जहाँ पे केवल गैमीट्स बनते हैं, जिसको इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। जबकि मॉस्क्यूटो या मच्छर का जो शरीर होता है वो लैंगिक अवस्था होती है, जिसको डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं, जहाँ पे स्पोर्स का निर्माण होता है। देन हम आते हैं परजीवी के प्रकार। परजीवी के जो प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं उसके बहुत सारे सदस्य जाने जाते हैं, जिसमें से जो सबसे घातक या सबसे संक्रमित सदस्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे घातक सदस्य होता है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो इसमें लगभग डेथ 90% चांसेस होती है यदि इसको क्योर नहीं किया गया तो, क्योंकि इसमें बुखार हर हर समय आती रहती है, कंटिन्यूसली आती रहती है। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये सामान्य मलेरिया होता है,
जिसमें हर 3 दिन में, हर 72 घंटे में हमको बुखार आती है, जिसको हमको अभी इसी के लाइफ साइकिल को पढ़ना है। फिर आता है प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये कॉमन मलेरिया होते हैं। अब मलेरिया जो परजीवी होता है या जो मलेरिया बीमारी होता है, उसका प्रसार कौन करता है? तो हमने पहले ही पढ़ा है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो फैलाया जाने वाला कम्युनिकेबल डिसीज मलेरिया होता है, उसको फैलाने वाला कौन है? एक पैरास एक क्या बोलते हैं वेक्टर है, जिसको बोलते हैं मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। और एक जब हमारा हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को काटती है, तो अपने सलाइवा से एक स्पोरोजोइट्स को छोड़ती है, और जब वो स्पोरोजोइट्स को छोड़ती है, तो वही स्पोर्स के अंदर क्या रहते हैं? प्लाज्मोडियम परजीवी रहते हैं, जिसको हमें अपनी लाइफ साइकिल में भी पढ़नी है। देन आता है इसका जीवन चक्र। तो हम जीवन चक्र स्टार्ट करते हैं। मलेरिया का जो जीवन चक्र होता है, वो 2 चरणों में होती है। पहला एसेक्सुअल स्टेज, दूसरा होता है सेक्सुअल स्टेज, जिसको हिंदी में अलैंगिक अवस्था और दूसरी लैंगिक अवस्था कहते हैं। तो आइए हम इसको डायग्रामेटिक थ्रू पहले समझते हैं, देन जो लिखे हैं उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम पे आते हैं। जैसा कि आपको इस स्लाइड में डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में सबसे पहले 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, जिसमें से पहला 1, जब भी कोई मादा एनाफिलीज मॉस्किटो किसी ह्यूमन बॉडी पे बाइट करती है, किस पे? किसी भी ह्यूमन बॉडी पे बाइट करती है या काटती है, तो अपने सलाइवा के साथ एक विशेष प्रकार का परजीवी छोड़ती है ह्यूमन ब्लड में। वो ह्यूमन ब्लड से होते हुए वो परजीवी यकृत कोशिका में पहुंचता है, और यकृत कोशिका को हम लोग हिपेटोसाइट सेल्स बोलते हैं, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशि सॉरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। और यहीं पे जो जितने भी ब्लड होते हैं, वो सब फ़िल्टर होते हैं, और ब्लड्स के द्वारा यह जो परजीवी होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम परजीवी कहते हैं, वह लीवर के अंदर पहुंचता है। और जैसे ही लीवर के अंदर पहुंचता है, तो लीवर की कोशिकाओं को खाने लगता है, जिससे हम लोग इरिथ्रोसाइटिक सेल कहते हैं। और यह प्री इरिथ्रोसाइटिक अवस्था भी कहलाती है, जिसमें जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम घुसा है, वह लीवर की कोशिकाओं को फीड करने लगता है, और फीड करके एक विशेष साइजोन का निर्माण करता है। अभी साइजोन क्या होता है? साइजोन एक विशेष प्रकार का उसी प्लाज्मोडियम से बना हुआ एक आकार या शेप होता है, जिसको साइजोन कहा जाता है, जब वो लीवर सेल के अंदर पहुंचता है तो। और लीवर सेल को फीड करके साइजोन अपने अंदर बहुत सारे छोटी-छोटी, आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये छोटी-छोटी संरचना बनाता है, जिसको बोलते हैं मीरोजोइट्स। क्या कहा जाता है? मीरोजोइट्स। और जब ये मीरोजोइट्स बन जाते हैं, तो इन्हीं मीरोजोइट्स को मीरोजोइट्स लीवर से बाहर निकलते हैं, और हमारे ब्लड वेसल से होते हुए हमारे रुधिर कोशिकाओं में पहुंचते हैं। और जब रुधिर कोशिकाओं में यह मीरोजोइट्स पहुंचते हैं, तो इन्हें कहा जाता है इरिथ्रोसाइटिक अवस्था। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइटिक अवस्था। और इसी इरिथ्रोसाइटिक अवस्था में जब ये मीरोजोइट्स पहुंचते हैं, तो उसी ब्लड सेल के अंदर एक रिंग नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। उस रिंग नुमा संरचना को हम कहते हैं ट्रोफोजोइट अवस्था। क्या कहते हैं? ट्रोफोजोइट अवस्था। और रिंग नुमा संरचना का स्टार्ट करने के बाद ये मीरोजोइट्स अपनी स्पीशीज को बढ़ाने लगते हैं और ब्लड सेल को खाने लगते हैं, और फिर अपने स्पीशीज को बढ़ाकर आरबीसी के अंदर स्पीशीज गैमीट्स का निर्माण करने लगते हैं। और गैमीट्स जैसे ही बनते हैं, तो ये गैमीट्स पुनः आरबीसी को रप्चर करके मेल और फीमेल गैमीट्स के रूप में बाहर निकलते हैं। और इस प्रकार मल्टीपल फिजन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण ह्यूमन बॉडी, जो कि प्राइमरी होस्ट होता है, उसके अंदर हो जाता है। तो सबसे पहले कोई मादा एनाफिलीज मॉस्किटो ने ह्यूमन बॉडी पे बाइट किया, देन वो बाइट किया तो उसके लार्वा उसके उसके जो परजीवी थे, वो लार के साथ ह्यूमन ब्लड में गए, ब्लड से जाने के बाद वो लीवर के अंदर पहुंचे, लीवर में साइजोन का निर्माण किए, साइजोन से यह अवस्था वाली जो होती है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक अवस्था थी, क्योंकि ब्लड के बाहर हो रही थी लीवर के अंदर। और इसे ही प्री प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहा गया, क्योंकि पहली अवस्था थी, और इसमें ही मीरोजोइट्स का निर्माण हुआ। देन मीरोजोइट थर्ड अवस्था में पहुंची, ब्लड के अंदर लीवर से फाड़ करके ब्लड के अंदर पहुंची और ब्लड सेल को फीड करने लगती है। और इस अवस्था में एक रिंग नुमा संरचना बनाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रोफोजोइट। और ट्रोफोजोइट जैसे बनता है, तो ब्लड सेल को रप्चर करके बाहर निकलती है और गैमिट्स का निर्माण करती है, और गैमिट्स को हम लोग बोलते हैं मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स। इस प्रकार इसका जीवन चक्र
ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है। इसी को आज हम लोग स्लाइड में पढ़ते हैं। सबसे पहले मच्छर से मानव में संक्रमण, ये सेक्सुअल अवस्था आते हैं। मच्छर का काटना और प्रारंभिक संक्रमण। सबसे पहले मलेरिया का जीवन चक्र तब शुरू होता है जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर किसी मानव शरीर में रक्तपान करती है, मतलब उसमें फीडिंग करती है। इस दौरान मच्छर लार में मौजूद स्पोरोजोइट मतलब अपने स्पोर को लार के द्वारा मनुष्य के रक्त प्रवाह में इंजेक्ट करती है और इसी से ही वो परजीवी हमारे ब्लड के अंदर या मनुष्य के ब्लड के अंदर पहुंचता है। स्पोरोजोइट्स असाधारण रूप से कुशल होते हैं। इंजेक्शन के कुछ मिनट बाद वे रक्त प्रवाह के माध्यम से यकृत की यात्रा तय करते हैं। उनका पहला बड़ा रूपांतरण होता है। इस प्रक्रिया की गति यह स्पष्ट करती है कि संक्रमण के बाद उपचारों की सबसे प्रभावी होने वाली शीघ्रता से क्यों दिया जाना चाहिए। मतलब मच्छर ने काटा और काटने के बाद अपने सलाइवा से प्लाज्मोडियम परजीवी को हमारे ब्लड में भेज दिया। वो परजीवी सीधे ब्लड से होते होते लीवर के अंदर पहुंचा। देन सेकेंड में आते हैं लीवर के अंदर क्या होता है। जब एक बार यह स्पोरोजोइट्स यकृत तक पहुंच जाती है तो हेपेटोसाइट मतलब यकृत कोशिकाओं को पर आक्रमण करती है और तीव्र गुणन अवधि के शुरू कर देती है। इसको बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक चक्र। इस कोशिकाओं के अंदर प्रत्येक स्पोरोजोइट एक साइजोन में विकसित हो जाती है और एक ऐसी संरचना का निर्माण करती है जिसमें हजारों, इस प्रकार प्रत्येक स्पोरोजोइट साइजोन में विकसित होती हैं और एक ऐसी संरचना बनाती है जिसमें साइजोन के अंदर बहुत सारे लगभग हजारों की संख्या में मीरोजोइट्स आ जाते हैं। इस अवस्था को प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी अवस्था कहते हैं। देन आता है थर्ड हमारी अवस्था जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आक्रमण होता है। जैसा कि मैंने पहले डायग्राम में समझाया आपको कि जैसे ही यकृत से कोई भी मीरोजोइट्स परजीवी बाहर निकलता है तो वो लाल रक्त कणिकाओं में जाता है और लाल रक्त कणिकाओं में जाने के बाद वो इरिथ्रोसाइटिक चक्र चलाता है जिसमें वह ब्लड सेल के अंदर घुस जाता है और ब्लड सेल के अंदर ही एक रिंगनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसको ट्रोफोजोइट्स कहा जाता है। यहाँ पे लिखा भी है ट्रोफोजोइट्स कह करके। और इसी ट्रोफोजोइट्स से द्वारा वो लाल रक्त कणिकाओं की कोशिकाओं को तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसके अंदर से लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन था उस हीमोग्लोबिन को बाहर निकालता है और इसमें एक विशेष प्रकार के पिगमेंट को छोड़ता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। और यही वो हीमोजोइन होता है जो हमको लगातार बुखार का सिम्टम या मलेरिया का सिम्टम प्रोवाइड करता है। देन आते हैं चतुर्थ अवस्था जिसको बोलते हैं गेमिटोसाइटिक अवस्था। इस गेमिटोसाइटिक अवस्था का काम होता है गेमिट्स का निर्माण करना, अर्थात मलेरिया परजीवी के गेमिट्स का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड के अंदर ही होता है जिसमें अलैंगिक प्रजनन जारी रहता है और गेमिटोसाइट की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का निर्माण होता है जहाँ फीमेल गेमिट बड़ा तथा मेल गेमिट छोटा होता है और गेमिटोसाइट कई दिनों से लेकर हफ्तों तक रक्त के अंदर ही घूमते रहते हैं जब तक उनको कोई आवश्यक तापमान न मिले और इस प्रकार ये मनुष्य की बॉडी के अंदर ब्लड में ही मेल गेमिट और फीमेल गेमिट घूमते रहते हैं। ये हो गया असेक्सुअल अवस्था। देन हम आते हैं मच्छर की बॉडी में जो सेक्सुअल अवस्था क्या होती है। तो सेक्सुअल अवस्था होती है कहाँ पे, सेक्सुअल फेज होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बॉडी के अंदर। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर सेक्सुअल फेज चलती है जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई मादा एनाफिलीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन पर मतलब जो संक्रमित है किससे, प्लाज्मोडियम परजीवी से, उसको बाइट करती है और रक्त को जब सक करती है तो उस रक्त के साथ मेल तथा फीमेल गैमीट्स जो ऑलरेडी मनुष्य के अंदर बन चुके थे वो मच्छर के बॉडी में चले जाते हैं। और जैसे मेल और फीमेल गैमीट मच्छर के बॉडी में जाते हैं तो उनके मिड गट में जिसको बोलते हैं स्टमक, मिड गट में उनको एक विशेष प्रकार का तापमान मिलता है जिससे वो दोनों मिल करके मेल और फीमेल गैमीट टकरा करके माइटोसिस द्वारा जायगोट का निर्माण करते हैं। और जैसे जायगोट बन जाता है तो एक विशेष प्रकार की उकानाइट का निर्माण करते हैं। उकानाइट मतलब जब जायगोट बड़ी तथा एक कवर द्वारा रचना का निर्माण करते हैं इसको उकानाइट बोलते हैं और इसी उकानाइट से बहुत सारे ओसिस्ट का निर्माण होता है और ये ओसिस्ट के अंदर ही बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जिसको स्पोरोजोइट कहते हैं। और इस प्रकार एक मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम परजीवी का बहुत सारा अंडा बन जाता है जिसको हम लोग स्पोर्स बोलते हैं
जो मच्छर के बॉडी के अंदर ही पूर्ण होती है। इसी कारण स्पोर का निर्माण होने के कारण इस मच्छर के बॉडी या मादा एनाफिलिज के बॉडी के मिडगट को ही स्पोरोजोइट अवस्था या लैंगिक अवस्था ही कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो 5 चरण थे मुख्य, ये सब मलेरिया परजीवी के जो प्लाज्मोडियम परजीवी है उसके जीवन चक्र को दर्शा रहे थे। तो हमने इस प्रकार 5 चरण कंप्लीट किया। सबसे पहले चरण में हमने देखा कि मच्छर जब बाइट किया तो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम परजीवी घुसा जो लिवर सेल के पास गया, लिवर सेल हेपेटाइटिस सेल के पास गया, फिर वो ब्लड में गया और ब्लड में एक रिंगनुमा संरचना ट्रोफोजोइट का निर्माण किया जो बाद में मेल तथा फीमेल गैमीट बनाए और मेल तथा फीमेल गैमीट बनाने के बाद वो गैमेटोसाइट कंप्लीट हुआ और जब किसी सामान्य या किसी दूसरे मादा एनाफिलीज ने उस इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर फिर से बाइट किया तो उसके ब्लड के साथ वो गैमीट चले गए और मादा एनाफिलीज मस्क्यूटो के अंदर ही मिडगट में ओगेमीट फ्यूज हुए और जाइगोट का निर्माण किए, उकानोइट्स का निर्माण किए, साथ ही साथ बहुत सारे स्पोर्स का निर्माण किए और फिर से नए प्लाज्मोडियम परजीवी का निर्माण किए। तो ये सब अवस्था होती है फीमेल एनाफिलीज और ह्यूमन बॉडी के दो पोषकों के मध्य। तो ये था मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। अब आते हैं मलेरिया से कैसे बचा जा सके। तो हम कुछ सामान्य जानकारी जानते हैं कि हमको मच्छरदानी लगाना चाहिए, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ इकट्ठा ना होना देना चाहिए, हमें अपने अपने बाहर जो सीवेज है उसको भी साफ सफाई कराना चाहिए। तो एक सब कुछ मलेरिया से बचाव के फैक्टर्स हैं जो हमको अपने आसपास रखना चाहिए। यदि बार बार बुखार आता है तो हमको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही साथ एक विशेष याद रखना जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए फिश का नाम बताइए। तो मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ कि जो फिश है एक विशेष प्रकार का गैम्बूसिया फिश है। कौन सा फिश? गैम्बूसिया फिश है जो मलेरिया परजीवी के लार्वा को मारने या फीड करने का काम करती है ताकि मलेरिया परजीवी और वृद्धि ना कर सके, जो मस्कीटो के अंडर आते हैं वो वृद्धि ना कर सके। अब मैंने बताया था विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष की 25 अप्रैल को। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।